नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। टॉप न्यूज में बात होगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, साथ ही खेल जगत के समाचार और बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मोरबी का दौरा। कल मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ पीएम ने की थी उच्च स्तरीय बैठक। 2 नवंबर को गुजरात में राज्यव्यापी शोक की घोषणा। डिजिटल रुपया का पहला पायलट परीक्षण आज। डिजिटल रुपए से सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन हो जाएगा आसान। पायलट परीक्षण में देश के सभी बड़े बैंक लेंगे हिस्सा। एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के पूरे डायरेक्टर बोर्ड को किया बर्खास्त। ब्लू टिक के लिए प्रति माह 20 अमेरिकी डॉलर का शुल्क लेने की भी खबर। सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, खबर की पुष्टि नहीं। पाकिस्तान सरकार ने पत्रकार अरशद शरीफ की मौत के असली कारणों का पता लगाने के लिए किया 3 सदस्यीय आयोग का गठन। पत्रकार अरशद की केन्या में स्थानीय पुलिस द्वारा रहस्यमय परिस्थितियों में गोली मारकर की गई थी हत्या। और टी20 विश्व कप में आज 2 मैच। न्यूजीलैंड से खेलेगा इंग्लैंड। अफगानिस्तान और श्रीलंका भी भिड़ेंगे आज। और आइए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोरबी जाएंगे और उस स्थान का दौरा करेंगे जहां रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ। रविवार शाम को मच्छू नदी पर बना केबल पुल टूटने से 134 लोगों की मौत हो गई। गुजरात सरकार ने मोरबी पुल हादसे के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 नवंबर को राज्यव्यापी शोक की घोषणा की है। ये फैसला त्रासदी के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। 2 नवंबर को राज्यव्यापी शोक के दौरान राज्य में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई आधिकारिक समारोह नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में राजभवन में मोरबी की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पीएम मोदी को मोरबी में हुई दुर्घटना के बारे में और जो बचाव और राहत का काम चल रहा है उसकी जानकारी दी गई। साथ ही इस बैठक में केबल ब्रिज हादसे से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में पीएम मोदी ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता मिले। प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। मोरबी हादसे के बाद अहमदाबाद नगर निगम ने शहर में साबरमती नदी पर केवल पैदल चलने के लिए निर्धारित अटल पुल पर लोगों की संख्या को 3000 व्यक्ति प्रति घंटे सीमित करने का फैसला किया है। साबरमती नदी के पश्चिमी छोर पर पुलों के बगीचे और पूर्वी छोर पर कला एवं संस्कृति केंद्र को जोड़ने वाले 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े अटल पुल का प्रबंधन करने वाले साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि पुल लगभग 12,000 व्यक्तियों के वजन को सहन करने में सक्षम है, लेकिन एहतियात के तौर पर अटल पुल पर आगंतुकों की संख्या को सीमित करने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का आज राजस्थान और गुजरात में व्यस्त कार्यक्रम है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम आदिवासी नायकों को मनाने के लिए कई कदम उठाए। इस दिशा में एक और कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम आदिवासी नायकों और शहीदों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए आज राजस्थान के मानगढ़ हिल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा में हिस्सा लेंगे।
बांसवाड़ा जिले के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भील स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि देंगे और भील आदिवासियों और क्षेत्र की अन्य आदिवासियों की एक सभा को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भील और अन्य जनजातियों ने अंग्रेजों का विरोध किया। 17 नवंबर 1913 को श्री गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1.5 लाख से अधिक भीलों ने मानगढ़ हिल पर रैली की। इस सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, जिससे मानगढ़ नरसंहार हुआ, जहां लगभग 1500 आदिवासी शहीद हुए। राजस्थान के बाद प्रधानमंत्री आज दोपहर गुजरात में पंचमहल जिले के जम्बूखोड़ा में 860 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय गोधरा के नए परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो गांव वाडिक में स्थित संत जोरिया परमेश्वर प्राथमिक विद्यालय और स्मारक और गांव डांडियापुरा में स्थित राजा रूप सिंह नायक प्राथमिक विद्यालय और स्मारक भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री केंद्रीय विद्यालय गोधरा के भवन की आधारशिला रखेंगे। वो गोधरा मेडिकल कॉलेज के विकास और कौशल्या कौशल विश्वविद्यालय के विस्तार की आधारशिला रखेंगे, जिसकी कीमत 680 करोड़ रुपए है। सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पाक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों, हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया। ये सभी वर्तमान में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार गुजरात के आणंद और मेहसाणा जिलों में रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को धारा 5 के तहत भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी या उन्हें इसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 6 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने 3 हफ्ते के असम और त्रिपुरा को जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील पल्लवी प्रताप और केंद्र की ओर से कनु अग्रवाल को नोडल अफसर नियुक्त किया। कोर्ट ने सभी पक्षों को 3 पेज की लिखित दलील देने को कहा। अगले 2 हफ्तों में याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर कुल 232 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। उच्चतम न्यायालय वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़े एक विवाद पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ को अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है, क्योंकि अदालत का आदेश 12 नवंबर को खत्म हो रहा है, जो मस्जिद के उस क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए है जहां एक सर्वेक्षण के दौरान शिवलिंग मिला है। नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में सितंबर के मध्य में लाए गए 8 चीतों का अनुकूल वातावरण देने के लिए नवंबर में कूनो पार्क के बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा और इससे कुछ दिन बाद चीतों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। चीतों पर बने टास्क फोर्स ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। श्योपुर जिले के केएनपी में चीतों की निगरानी के लिए टास्क फोर्स गठित किया गया है, जिससे सोमवार को हुई बैठक में चीतों को 5 वर्ग किलोमीटर से अधिक के एक क्षेत्र में फैले एक बड़े बाड़े में पृथकवास क्षेत्रों से उनके स्थानांतरण पर फैसला किया गया। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के पूरे डायरेक्टर बोर्ड को निकाल दिया और अब वो सोशल मीडिया दिग्गज कंपनी के एकमात्र निदेशक है। मस्क द्वारा कंपनी में बड़े पैमाने पर छंटनी का दावा करने वाली एक रिपोर्ट का खंडन करने के कुछ घंटे बाद ही यह खबर सामने आई। ट्विटर के नए मालिक ने इस कदम के बाद ट्विटर के बोर्ड के सभी पिछले सदस्य अब निदेशक नहीं है। वहीं ट्विटर द्वारा सत्यापन के बाद जारी किए जाने वाले बैज ब्लू टिक के लिए प्रति महीने $20 अमेरिकी का शुल्क लेने की खबरों पर सूचना प्रौद्योगिकी
राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि अभी माइक्रो ब्लॉगिंग मंच ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक कार विनिर्माता टेस्ला इंक के सीईओ एलन मस्क ने शुक्रवार को $44 अरब में ट्विटर का अधिग्रहण पूरा किया था। द स्टील मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का सोमवार रात निधन हो गया। टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक डॉक्टर जमशेद जे ईरानी 86 वर्ष के थे। ईरानी 4 दशक से अधिक समय तक टाटा स्टील से जुड़े रहे। वे 43 साल की विरासत को पीछे छोड़ते हुए जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड से रिटायर हुए थे। 2004 में भारत सरकार ने भारत के नए कंपनी अधिनियम के गठन के लिए विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर ईरानी को नियुक्त किया। उद्योग में उनके योगदान के लिए उन्हें 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और आइए फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां, साथ ही डालेंगे व्यापार और खेल जगत की खबरों पर। आप देखते रहिए संसद टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब नजर टॉप 10 पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम की थीम समानता के साथ सतत विकास के लिए जल सुरक्षा है। नॉलेज पार्क स्थित एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के साथ वैश्विक मुद्दों पर आपसी सहयोग को और अधिक गहरा और व्यापक बनाने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे इस दौरान 5 जिलों कांगड़ा, शिमला, मंडी, सोलन और चंबा जिलों में 6 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। साथ ही वे शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये बैठक वर्चुअल प्रारूप में होगी। CHG बैठक सालाना आधार पर आयोजित की जाती है, जिसमें सदस्य देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेते हैं। कर्नाटक के विजयपुरा निकाय चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। अकेले बीजेपी ने 35 में से 17 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने 10 सीटें जीती। AIMIM ने 2 और जेडीएस ने 1 सीट, जबकि 5 निर्दलीय भी उत्तरी कर्नाटक के विजयपुरा में विजयी हुए। भाजपा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने को लेकर सोमवार को प्रदेश उपाध्यक्ष सहित अपने 5 बागी नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व कानून के एक प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। जनहित याचिका पर सुनवाई 29 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दुष्कर्म पीड़िताओं के परीक्षण की 2 फिंगर प्रणाली समाज में आज भी है। उसने केंद्र और राज्य से कहा कि अब ये परीक्षण नहीं होना चाहिए। दिल्ली सरकार की ओर से शुरू की गई दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम आज से बंद हो जाएगा। उपराज्यपाल से अनुमति न मिलने के कारण अगले आदेश तक योगशाला कार्यक्रम को बंद किया गया है। और आइए अब नजर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्मेनिया और अजरबैजान के नेताओं की मेजबानी की। इसका मकसद था कि 2 पूर्व सोवियत पड़ोसियों के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष को सुलझाया जा सके। हालांकि रूस की मध्यस्थता में हुई इस बातचीत में कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि रूस के राष्ट्रपति ने भविष्य में दोनों देशों के बीच संघर्ष के जल्द सुलझने की संभावना जताई है। सोमवार को यूक्रेन का कीव शहर एक के बाद एक कई धमाकों से थर्रा उठा।
यूक्रेन की सरकार के मुताबिक रूस ने कीव समेत कई शहरों में मिसाइलों से बड़ा हमला किया। वहीं मॉस्को का आरोप है कि यूक्रेन ने काला सागर में उसके नौसैनिक बेड़े को निशाना बनाया। इसके बाद रूस ने अनाज समझौता भी रद्द कर दिया। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन दुनिया के बड़े अनाज निर्यातक देश हैं और इस साल की शुरुआत में रूस ने यूक्रेन पर हमले के बाद उसके अनाज निर्यात को बाधित कर दिया, जिसका नतीजा वैश्विक खाद्य संकट के रूप में सामने आया था। अब यूक्रेन के साथ हुए अनाज समझौते को रद्द करने के बाद वैश्विक स्तर पर अनाज की कीमतों में फिर से उछाल देखा जा सकता है। चीन ने अपने स्पेस स्टेशन के आखिरी लैब मॉड्यूल मैग्शन का प्रक्षेपण किया। लॉन्ग मार्च 5 BY-4 रॉकेट के जरिए दक्षिणी द्वीपीय प्रांत हेनान के तटीय क्षेत्र पर वेनचांग लॉन्चिंग स्टेशन अंतरिक्ष में भेजे गए मॉड्यूल के स्पेस स्टेशन तियायोंग से जुड़ते ही चीन की अंतरिक्ष स्थित प्रयोगशाला पूरी तरह तैयार हो जाएगी। चीन के स्पेस स्टेशन को संचालन के लिए तैयार करने के लिए अब 2 और मिशन भेजने हैं। नवंबर में संचालित कार्गो शिप भेजा जाएगा। दिसंबर में स्टेशन पर लंबे समय तक रहने के लिए शेनझोउ 15 को 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भेजा जाएगा। चीन के एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के मुताबिक इस साल स्पेस स्टेशन का निर्माण पूरा होने के बाद चीन एकमात्र ऐसा देश होगा जिसका अपना स्पेस स्टेशन होगा। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का विस्तार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की आलोचना की। उत्तर कोरिया ने इसे एक संभावित आक्रमण के लिए अभ्यास बताया। विदेश मंत्रालय ने अभ्यास के बदले ठोस जवाब देने की बात कही है। आपको बता दें कि मंत्रालय का बयान तब आया जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपने उन्नत F-35 फाइटर जेट सहित 200 से अधिक युद्धक विमानों को शामिल करते हुए हवाई अभ्यास किया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल कंपनियों के लिए कर दंड की मांग करने की योजना बनाई है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि जब तक कि वे घरेलू लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने में अपने रिकॉर्ड मुनाफे का निवेश नहीं करते, तब तक उन्हें राहत नहीं दी जाएगी। The oil industry has not met its commitment to invest in America and support the American people. One by one, major oil companies have reported record profits, not just a fair return on for hard work. Every company is entitled to that, a fair return for the work they do or innovation they generate. But I mean profits so high it's hard to believe. पाकिस्तान सरकार ने पत्रकार अरशद शरीफ की मौत के असली कारणों का पता लगाने के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। गौरतलब है कि पत्रकार अरशद की केन्या में स्थानीय पुलिस द्वारा रहस्यमय परिस्थितियों में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 49 वर्षीय शरीफ एक पूर्व रिपोर्टर और ARY टीवी के एंकर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से उनके निकटता के लिए जाने जाते थे। यूके सरकार ने एवियन फ्लू को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। ब्रिटिश सरकार ने एवियन फ्लू के बढ़ते प्रकोप से निपटने के लिए सभी पोल्ट्री और पक्षियों को कानूनी तौर पर 7 नवंबर तक घर के अंदर रखने का आदेश दिया। सरकार ने कहा कि पक्षी पालकों को कपड़ों, जूतों, उपकरणों और वाहनों को कीटाणु रहित करने और मृत्यु दर रिकॉर्ड रखने सहित कड़े बायोसिक्योरिटी उपायों का पालन करना होगा। जंगली पक्षियों में बर्ड फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी के बाद यह आदेश सफोक, नॉरफॉक और एसेक्स के कुछ हिस्सों के हॉटस्पॉट क्षेत्र में लागू किया गया। और आइए अब देख लेते हैं आर्थिक जगत की क्या है हलचलें। RBI केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, डिजिटल रुपया का पहला पायलट परीक्षण आज से करेगा। यह परीक्षण सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन के लिए किया जाएगा। पायलट परीक्षण में हिस्सा लेने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC, फर्स्ट बैंक और HSBC की पहचान की गई। RBI ने यह भी कहा कि डिजिटल रुपए का पहला पायलट परीक्षण विशेष उपयोगकर्ता समूहों के बीच चुनिंदा स्थानों में किया जाएगा, जिसमें ग्राहक और कारोबारी शामिल हैं। इसकी शुरुआत 1 महीने के भीतर करने की योजना है।
भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चेक दिया, जो 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वार्षिक सहायता की दूसरी किश्त है। भारत ने ये राशि फिलिस्तीनी शरणार्थियों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल में सहायता के लिए दान की है। इस राशि से फिलिस्तीन के स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और संगठन द्वारा चलाए जा रहे अन्य बुनियादी सेवाओं की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। भारत ने 2018 से UNRWA में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 22.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया था। UNRWA संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के राहत और मानव विकास का समर्थन करती है। कोयला, उर्वरक, सीमेंट और बिजली क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से सितंबर में 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 7.9% बढ़ा। एक साल पहले समान महीने में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 5.4% रही थी। वहीं अगस्त 2022 में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 4.1% बढ़ा। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 9.6% रहा। इससे पिछले वर्ष की समान छमाही में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 16.9% बढ़ा। 8 बुनियादी उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, इस्पात, सीमेंट और बिजली आते हैं। और आइए अब बात खेल जगत की। ऑस्ट्रेलिया में चल रही T20 विश्व कप के दौरान आज ग्रुप ए के 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला ब्रिस्बेन में सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। दोनों ही टीमों के बीच 3-3 मुकाबले में 2 अंक हैं। ऐसे में अगर उन्हें अपनी अंतिम 4 के लिए कोई संभावनाएं बनाए रखनी है तो दोनों के लिए जीत जरूरी है। दूसरा मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। अगर आज का मुकाबला न्यूजीलैंड जीत जाता है तो उसकी सेमीफाइनल सीट पक्की है, जबकि इंग्लैंड की जीत उसे टॉप 2 टीमों में ला देगी। ऐसे में यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। और आइए अब बात करते हैं आयकर विभाग की एक बड़ी पहल की। आयकर विभाग ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हरित आयकर की शुरुआत की। इसका उद्देश्य हरियाली का भूभाग बढ़ाना और छोटे छोटे वनों का विस्तार करना है। शब्द HARIT हरित वास्तव में हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स का संक्षेप शब्द है। इसके अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा वृक्षारोपण और छोटे छोटे वनों का सृजन कर हरे भरे क्षेत्रों का विस्तार करना है। इसमें आयकर विभाग ने भवनों और दूसरे सार्वजनिक क्षेत्रों के आसपास छोटे वनों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। और फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संसद टीवी। लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन के इतिहास के साथ। नमस्कार। 1 नवंबर साल 1956 में कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। इस राज्य का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया। इससे पूर्व यह मैसूर राज्य कहलाता था। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दोनों ही रूप, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत को इस राज्य का महत्वपूर्ण योगदान मिला है। आज ही के दिन साल 1956 में ही केरल भारत के नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यह यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य है। 1 नवंबर साल 1966 में भारत गणराज्य के एक अलग प्रदेश के रूप में हरियाणा की स्थापना हुई। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा पंजाब राज्य का अंग था, जिसे साल 1966 में भारत के नए राज्य के रूप में पहचान मिली। यह राज्य वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निवास स्थान रहा है। इस क्षेत्र में विभिन्न निर्णायक लड़ाइयां भी हुई हैं, जिसमें भारत का अधिकतर इतिहास समाहित है। पानीपत के 3 ऐतिहासिक युद्ध इसी राज्य में हुए हैं। इस राज्य में महाकाव्य महाभारत का युद्ध भी शामिल है। 1 नवंबर साल 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना भारत के एक नए राज्य के रूप में हुई। इसकी राजधानी रायपुर है। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद यह भारत का 26वां राज्य बना।
किसी समय में इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ होने की वजह से इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया। छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा राज्य है जिसे महतारी यानी माँ का दर्जा दिया गया। यह राज्य वैदिक और पौराणिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों से इस बात का पता चलता है कि यहाँ पर वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध संस्कृतियों का विभिन्न कालों से प्रभाव रहा है।